इज लेबोरेटरी मेथड एंड सेकेंड मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, तो तीन मेथड है इसके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय हीटिंग ऑफ KClO3। पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। इट इज ए लेबोरेटरी मेथड। अगर हमें ऑक्सीजन गैस को बहुत ही कम पैमाने पर बनाना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाना है, तो हम KCl को गर्म करके बना सकते हैं। इट इज ए लेबोरेटरी मेथड। दूसरा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अगर हम मेटल ऑक्साइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो अगर इसको हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स को, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तीसरा हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में। तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम पढ़ेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑक्सीजन गैस बनानी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे ऑक्सीजन गैस बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर का। और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, तो वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। दूसरा हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर ही पढ़ेंगे। जब हम इंडस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन गैस को प्रोडक्ट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम क्या करेंगे, उसका एयर से हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में जैसा अभी हमने बताया KClO3, KClO3 क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। जब हम इसको गर्म करते हैं ना KClO3 को, इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये हमें कैटलिस्ट ऐड करना है, तो तुरंत ही हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। ऑन द इंस्टेंटली वी गेट ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। किसी भी मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड को, तो मेटल ऑक्साइड को गर्म करने से हमें क्या मिलती है, मेटल मिलती है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड से हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। ये सिल्वर ऑक्साइड है, इसको अब अगर हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मेटल मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसी टाइप से NCGO वी गेट ऑक्सीजन एंड मर्क्यूरी। PB3O4 वी गेट PBO एंड ऑक्सीजन, PBO2 लेड डाइऑक्साइड। इसको गर्म करेंगे तो PBO एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो अगेन डिकम्पोजिशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कैटलिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे कैटलिस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड, फाइनली डिवाइडेड मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी ब्रेकिंग को क्या करता है, बढ़ाता है। जब हम इसको गर्म करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे पड़े पड़े ही ब्रेक हो जाती है। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खुला छोड़ देना तो ये पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पड़े पड़े ही पानी बन जाता है इसका, और ऑक्सीजन गैस मिक्स हो जाती है। अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो हाइड्रोजन गैस में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने से तुरंत ही हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो दीज वर द लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस। चलिए हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम ऑक्सीजन बनानी है तो कैसे बनाएं, तो जैसा अभी हमने बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम ऑक्सीजन गैस को बना सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किस में करवाते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाते हैं। तो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें कैथोड लगा देंगे, एनोड लगा देंगे, बैटरी से इसको जोड़ देंगे, ये प्लस माइनस, यहाँ पे क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, वाटर, और साथ में हम क्या डाल देंगे, डाइल्यूट कोई भी एसिड डाल देंगे। एसिड डालेंगे तो क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यह है एनोड, एनोड पे हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस, और ये जो एनोड पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलेगी हमें एनोड पे, और ये जो कैथोड है, कैथोड पे मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। तो इस टाइप से हम इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना है तो क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, किसका, वाटर का। हाइड्रोलाइसिस से हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी, लेकिन हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें ऑक्सीजन गैस इससे हम ऑब्टेन करवा सकते हैं। दूसरा एक और मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड ही है वो भी। तो उसमें क्या करते हैं, हम एयर से ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन गैस को रिमूव करके ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन करते हैं। तो ये लिखा हुआ लार्ज स्केल में अगर ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो हम वाटर से या एयर से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। वाटर से कैसे करते हैं अभी हमने सीख लिया। ऑक्सीजन को अगर हम एयर से ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करेंगे, वाटर वेपर को रिमूव कर देंगे। तो एयर के अंदर से अगर हम, एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, वाटर वेपर्स मिलेंगे हमें, और CO2 मिलेगी।
इन दोनों को अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारे पास में मिक्सर में क्या बचेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन गैस को रिमूव करना है। तो नाइट्रोजन गैस रिमूव करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अब जो रिमेनिंग गैस है ना, रिमेनिंग गैस में कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। इन रिमेनिंग गैसेस को हम क्या करेंगे, इसको लिक्विफाइड करेंगे। लिक्विफाइड करेंगे तो दोनों का जो टेम्परेचर होता है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर ये लिक्विफाइड होती है। ऑक्सीजन अलग टेम्परेचर पर लिक्विफाई होगी और नाइट्रोजन अलग टेम्परेचर पर लिक्विफाइड होती है। तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इन दोनों गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को अलग और ऑक्सीजन गैस को अलग। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन गैस कलरलेस गैस होती है, दिखती नहीं है, और ओडरलेस गैस है, कोई स्मेल नहीं आती इसमें। और ऑक्सीजन गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है पानी में वो बहुत कम होती है, वेरी लेस सोल्यूबल। कितनी सोल्यूबल है ये, 3 ml इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर में सिर्फ 3 ml ही ऑक्सीजन गैस को हम डिजोल्व कर सकते हैं। इतनी कम सोल्युबिलिटी है, लेकिन इतनी कम सोल्युबिलिटी एक्वाटिक एनिमल्स के लिए इनफ है। एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं जो पानी में होते हैं, जो प्लांट है, एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं, उसके लिए सिर्फ ये इतनी कम क्वांटिटी जो है ना ऑक्सीजन गैस की पानी में सोल्यूबल, ये इनफ होती है उनकी सर्वाइवल के लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन गैस की पानी में सोल्युबिलिटी कम होती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम हो जाएगी। इसी टाइप से अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ऑक्सीजन गैस की जो क्वांटिटी है, सोल्युबिलिटी पानी के अंदर कम हो जाएगी। और जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाती है, लेकिन 3 ml से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब इसे लिखा हुआ है, इसको लिक्विफाई करना है तो इसको 90 केल्विन तक लेके आना पड़ेगा। 90 केल्विन के ऊपर ये लिक्विफाई हो जाएगी। और इसको फ्रीजिंग करवाना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 55 केल्विन। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप भी है। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप कौन कौन से, O1, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। दीज आर 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो आइसोटोप क्या होते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है ऑक्सीजन के केस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत बार कंपटीशन के अंदर भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। कंपटीशन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है ना ये पैरामैग्नेटिक होती है। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डाई ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन गैस किस नेचर की होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। तो इस पैरामैग्नेटिक नेचर को हम किससे समझा सकते हैं, MOT से समझा सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है क्लास 11th के अंदर। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको प्रूव करती है दैट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ऑल्दो इट हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डाई ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट कर सकती है। ऑक्सीजन कैन, डाइऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, डाइऑक्सीजन का मतलब O2, रिएक्ट विद एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करेगी और उसका क्या बना देगी, उसका ऑक्साइड बना देगी। अगर ऑक्सीजन को हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन को अगर मेटल से ऑक्साइड रिएक्ट करवाते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। एंड इफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद नॉन मेटल, अगर ये नॉन मेटल से रिएक्ट करती है तो ये क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं। तो सभी टाइप के एलिमेंट से रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। कुछ कुछ मेटल्स ऐसी है जिससे ये रिएक्ट नहीं करती। कौन कौन सी वो मेटल है, जैसे ओरम है, प्लेटिनम है, ये नोबल मेटल है, इनसे रिएक्ट नहीं करती। और साथ में जो नोबल गैसेस है ना, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, इनमें से कुछ गैसेस ऐसी हैं, इनमें हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें से कुछ गैसेस ऐसी है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी भी है, नोबल गैसें है वो, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंबस्टन विद मेटल्स। कंबस्टन का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, कंबस्टन का मतलब है ऑक्सीजन। जनरली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो उसे हम बोलते हैं कंबस्टन रिएक्शन। तो मतलब कंबस्टन का मतलब यहाँ पे है ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल्स। ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होती है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, जनरेट होती है, हीट लिबरेट होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी मेटल
जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कौन सी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, और उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। तो ऑक्सीजन गैस का मेटेलिक ऑक्साइड बनना या ऑक्सीजन गैस जब किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करती है तो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं, ये फेवर करती है, ये रिएक्शंस फेवर्ड रिएक्शंस होती है। फेवर्ड रिएक्शंस का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो सारी रिएक्शंस नेचर के अंदर सर्वाइव करती है, ऑटोमेटिक होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो वो इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन क्या होता है कि इस रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। जनरली क्या होता है कि मेटल कोई भी एलिमेंट से रिएक्ट करके उसके मेटेलिक ऑक्साइड बना देती है। अगर मेटल से रिएक्ट करेगी तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कुछ अमाउंट में इसको ऑक्सीजन जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ अमाउंट में हमें एनर्जी भी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करने का रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इस रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अमाउंट में इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी की वैल्यू है 493.4 किलो जूल पर मोल। अगर हमें 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना किसी भी एलिमेंट से तो हमें 493.4 किलो जूल एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है मेटल से, और तो इसका कंपैरिजन नीचे दे रखा है। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड। जब कैल्शियम से रिएक्ट करे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। बहुत सिंपल केमिकल इक्वेशन आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। जब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसी टाइप से ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये एल्यूमिना है, इसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। कार्बन अगर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड क्वांटिटी में अगर रिएक्ट करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, आप लोगों को ने ये भी पढ़ा होगा। इसी टाइप से जिंक सल्फाइड डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो ZnO बनेगा। ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस का मतलब है नेचुरल गैस। सीएनजी के अंदर जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है, ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस भी हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है, ये बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। These are the reactions of oxygen with metal and some compound. Next, some compound जो है डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, तो उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का जब हम यूज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस के अंदर हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी टाइप से HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो एक कैटलिस्ट हमें यूज लेना पड़ेगा, और कैटलिस्ट यहाँ पे है क्यूप्रिक क्लोराइड, तो क्लोरीन में और वाटर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके यूजेज क्या क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है ऑक्सीजन गैस इज वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनको ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे मेन आवश्यकता है ये ऑक्सीजन गैस। और ये बाइनरी कंपाउंड बनाती है ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्सीजन के यूजेज आप लोग बुक में भी देख लेंगे तो काम बन जाएगा उसमें। तो हम पढ़ लेते हैं अभी ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन के दो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है सिंपल ऑक्साइड्स और दूसरे होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के जब भी ऑक्साइड बनाती है तो हमेशा ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी ना, वो क्या रहती है, -2 रहती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करेगी और उसके ऑक्साइड बनाएगी तो उसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, -2 रहती है। दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाती है ऑक्सीजन, फर्स्ट है सिंपल ऑक्साइड्स और दूसरा है मिक्स्ड ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड्स और मिक्स ऑक्साइड से क्या तात्पर्य अभी हम बता देते हैं। तो जो सिंपल ऑक्साइड्स है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्साइड्स होता है, और मिक्स ऑक्साइड जो होते हैं ना, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा कम ऑक्साइड्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। अभी इसको हम डिटेल में बता देते हैं।
तो ऑक्साइड्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, सिंपल ऑक्साइड्स एज वेल एज मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड्स को इनकी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको चार कैटेगरी के अंदर आगे और डिवाइड कर दिया है। सिंपल ऑक्साइड्स को चार कैटेगरी के अंदर बांटा है। किस बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर, इट्स बेसिक कैरेक्टर और इट्स न्यूट्रल टुवर्ड्स द एसिड और बेस। इसकी बेसिस पे सिंपल ऑक्साइड्स को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फिटोरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो ऐसे ऑक्साइड्स जैसे ये मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे ग्रुप फर्स्ट, आप लोगों को पता होगा ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये एक ट्रिक है याद करने की। ये जितने भी एलिमेंट है ना फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, यहाँ से हम इसको हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सारे अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसी टाइप से ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है ना, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट बेटा मांगे कार बाप राजी होए, ये चार पांच के एलिमेंट हैं जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फिटोरिक ऑक्साइड से क्या मीनिंग है मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी ऑक्साइड, उस ऑक्साइड को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं और पानी में डिजोल्व करने से वो ऑक्साइड अगर OH आयन देता है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। जिसे अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम के ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इनको अगर मैं पानी से रिएक्ट करवाता हूँ, इसको अगर मैं पानी से रिएक्ट करवाता हूँ तो क्या मिलता है हमारे पास में? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अगर हम रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से, इफ वी रिएक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड टू वाटर वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके अंदर डिसोसिएट होगा? मैग्नीशियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर डिसोसिएट होगा। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ अच्छे से। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसको अपने पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किसके अंदर डिसोसिएट हो सकता है? ये डिसोसिएट होगा मैग्नीशियम आयन के अंदर एंड OH आयन के अंदर। ये OH क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है? OH आयन देता है ना, इस वजह से इसकी नेचर क्या है? बेसिक है। इसी टाइप से NaOH भी किसके अंदर डिसोसिएट होता है? Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब इसने भी क्या दिया? OH आयन दिया। इसका मतलब ये भी क्या है? बेसिक नेचर का है। जैसे ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसको पानी से रिएक्ट करवाओ पहले तो, अगर पानी से रिएक्ट करने के बाद में जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर अगर OH मौजूद है तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा। सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी टाइप से एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? अगर किसी भी मेटल का ऑक्साइड, उसको अगर हम पानी से रिएक्ट करवाते हैं और पानी से रिएक्ट करने से हमें एसिड्स मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। इफ एनी ऑक्साइड्स ऑफ oxygen on react with water, if it produce acids on react with water, then the oxides, the nature of the oxides will be acidic। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक कार्बन का ऑक्साइड है। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अभी हमने सीखा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन से मैं करवाता हूँ पानी से, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन पानी से करवाते हैं तो हमारे पास में एक कंपाउंड मिलता है, उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसकी नेचर क्या है? एसिडिक नेचर का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? CO2 को एसिडिक ऑक्साइड। इसी टाइप से सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, ये भी एसिड है। इसी टाइप से फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इसको हम P4O10 से लिखते हैं। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ये, P2O5 है ये एक्चुअल में, इसको हम P4O10 से लिखते हैं। ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा? H3PO4। H3PO4 क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। इसी टाइप से नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसलिए N2O5, P2O4, P2O5 एंड SO2 एंड CO2, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये सारे किस नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के, एसिडिक ऑक्साइड्स इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर किसी भी मेटल, अगर उसके अंदर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो उसकी नेचर भी कैसी होगी? एसिडिक नेचर होगी। जैसे ये मैंगनीज है, मैंगनीज के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे +7 है। मैंगनीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है मैग्नीशियम मेटल। तो oxides of some metals in their higher oxidation state are acidic in nature। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है,
क्रोमियम की यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे +6 आएगी, तो यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +5 है, तो +7 है, +6 है, +5 है। ये मेटल है, देखो मैंगनीज मेटल, क्रोमियम मेटल, ये वेनेडियम मेटल, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अगर कोई भी मेटल अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होती है और वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है, तो वो ऑक्साइड्स किस नेचर के होंगे, वो एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फिटोरिक ऑक्साइड्स। एम्फिटोरिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फिटोरिक ऑक्साइड्स। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे Al2O3। ये जो है ना, ये एम्फिटोरिक नेचर का है, दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे अगर ये एलुमिना है, इसको हम एलुमिना भी बोलते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को या एल्यूमिना को हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड से, जैसा अभी हमने पढ़ा था। ये क्या है, एम्फिटोरिक नेचर का, मतलब ये एसिड की तरफ भी, ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, ये बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। अगर हम Al2O3 की रिएक्शन बेस एसिड से करवाते हैं तो हमारे पास में एक कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका नाम है हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम थर्ड आयरन। हेक्सा एक्वा का मतलब है H2O को हम बोलते हैं एक्वा। ये कितने हैं, 6 है क्वांटिटी में, और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम थर्ड आयरन। ये नाम कैसे बनते हैं ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके अंदर हम नेमिंग सारी अच्छे से सीखेंगे। इसी टाइप से एल्यूमिना किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करता है। यहाँ पे एसिड से किया था, यहाँ पे हम बेस से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि एल्यूमिना किस नेचर का है, एम्फिटोरिक नेचर का है। तो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हेक्सा हाइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड, दिस इज सोडियम हेक्सा हाइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम पढ़ लेते हैं नेचुरल ऑक्साइड्स के बारे में। नेचुरल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सॉरी, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब होते हैं ऐसे ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के ऐसे ऑक्साइड्स जो किसी भी एसिड से या बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है। जब पानी से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वाटर का हाइड्रोजन का क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनेगा, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड्स क्या है, वाटर। ये ना तो एसिड होता है ना बेस होता है। इसी टाइप से N2O, ये न्यूट्रल होता है। इसी टाइप से नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और इसी टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल है। अब हम पढ़ लेते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में। तो मिक्स्ड ऑक्साइड अभी हमने बताया, अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर वो 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे रेड लेड का। तो उसका फॉर्मूला है PbO2.PbO। इसमें कौन कौन से ऑक्साइड्स है, इसमें 2 ऑक्साइड्स है, देखो, एक तो लेड डाइऑक्साइड है ये वाला, और एक क्या है इसमें, PbO। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो यहाँ तक अभी हमने ऑक्सीजन को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोन के बारे में। यस, तो आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ओजोन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप 16 प्राइमरी ओजोन। तो ये एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स क्या होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है, लेकिन सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। तो ऑक्सीजन का एलोट्रोप है ओजोन, और ओजोन को लिखते हैं O3 से। वेरी रिएक्टिव गैस होती है, इसीलिए ये क्या है, जो सी लेवल है ना, सी लेवल से 20 किलोमीटर हाइट पे मिलती है ओजोन। एक लेयर के अंदर ओजोन गैस मिलती है, आप सभी लोगों को पता होगा। सी लेवल से 20 किलोमीटर फार मिलती है ऊपर, 20 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। इट इज फॉर्म बाय द एलोट्रोपिक ऑक्सीजन। तो ये बनती किससे है, ऑक्सीजन से ही बनती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है नेसेंट ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO, तो क्या बनती है, ओजोन गैस बनती है। वेरी रिएक्टिव गैस है, ये भी ध्यान रखना है। ओजोन गैस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करती है हमें अर्थ की सरफेस को हार्मफुल UV रेडिएशन से। आप लोगों ने छोटी क्लासों में ये सीखा है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन गैस, सॉरी, ओजोन गैस। तो सॉरी, प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको बनाए कैसे, तो इसको बनाने का तरीका है, व्हेन ड्राई, स्लो
stream of oxygen gas is passed through a silent electrical discharge, then oxygen is converted into ozone. सिर्फ 10% ओजोन मिलती है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है इस टाइप का। देखो इस टाइप का एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, इसकी स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से ट्यूब, ये है ग्लास की ट्यूब होती है, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस को एंटर करवाने का यहाँ पे एक एंट्रेंस होता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस एंटर करती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, यहाँ पे और ऊपर और नीचे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन गैस अंदर से एंटर करती है, इधर से इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती है और ओजोन गैस बनती है, और ओजोन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। तो इस टाइप से हम ओजोन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओजोन गैस को प्रिपेयर करने का तरीका ऑक्सीजन से ही करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसके लिए देखो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है प्लस 142 किलो जूल पर मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और ओजोन गैस के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू है प्लस 142 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये जो ओजोन फॉर्मेशन है ना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या करना होगा, ओजोन गैस बनाने के लिए हमें हीट को सप्लाई करनी पड़ती है। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तब जाके ओजोन गैस बनती है। तो नेचर में ऐसे प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो सारे स्पॉन्टेनियस नहीं होते, वो सारे कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। नेचर में कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो नेचर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब अपने आप होते हैं प्रोसेस। लेकिन ओजोन का जो फॉर्मेशन है ना, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। रीजन क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच आपको पता ही होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। yes, the formation of ozone is endothermic, अभी हमने बताया था। so it is necessary to use a silent electrical discharge। silent electrical discharge यूज करना है। अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज नहीं करते हैं, जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, जिसको बोलते हैं साइमेंस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। उस एपरेटस का नाम है जिसमें ओजोन गैस बनती है। तो क्या होता है, जैसे ही ओजोन गैस बनती है ना, अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज नहीं करते हैं, तो जैसे ये ओजोन गैस बनेगी ना, ओजोन गैस क्या करेगी, वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ओजोन ऑक्सीजन के अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन वापस बना लेगी। अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज नहीं करते तो वापस इसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अगर हमें ऑक्सीजन ओजोन गैस चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन अगर हमें 10% से ज्यादा चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, ओजोनाइजर चाहिए, जिसके अंदर ओजोन का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, रिक्वायर ए बैटरी ऑफ ओजोनाइजर दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर ओजोन, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 385 केल्विन। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ओजोन गैस की। ओजोन गैस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ये पेल ब्लू कलर की गैस होती है। पेल ब्लू का मतलब होता है लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर की गैस होती है। और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल कंसंट्रेशन में है, तो ये हार्मलेस है, कोई हार्मफुल नहीं है, ये एकदम इसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर कम कंसंट्रेशन है ओजोन की तो। अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कंसंट्रेशन कितनी बढ़ जाए, इसकी कंसंट्रेशन अगर 100 ppm से बढ़ जाए, 100 ppm का मतलब होता है 100 पार्ट्स पर मिलियंस। अगर ऑक्सीजन गैस के कितने पार्ट्स हैं, 10 मिलियंस पार्ट है, 1 मिलियंस पार्ट है, 1 मिलियंस पार्ट ऑफ एयर। अगर उसके अंदर 100 पार्टिकल भी ओजोन के हो गए ना, तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हेडेक होने लग जाएगा, वोमिटिंग होने लग जाएगी। तो सारे ये कंडीशंस अपेयर हो जाती है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में पॉइजनस होती है। इसकी कंसंट्रेशन अगर 100 ppm से बढ़ जाती है तो ये पॉइजनस गैस की तरह बिहेव करती है। लो कंसंट्रेशन में काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिक्विड ऑक्सीजन जो सॉरी लिक्विड ओजोन जो है वो डार्क ब्लू कलर का लिक्विड है। अब ओजोन गैस होगी वो पेल ब्लू कलर की है, लिक्विड ओजोन जो होगी वो डार्क ब्लू कलर की होगी। और इसको अगर हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये वॉयलेट ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखेगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज है,
ओजोन की न्यूट्रल है सबसे पहली बात तो लिटमस के अगेंस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओजोन गैस के लिए ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। रीजन क्या है, अभी हमने बताया था, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो नेचर में प्रोसेस कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। और जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है वो नेचर में प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। और ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें हीट की सप्लाई करनी पड़ती है। इसका मतलब ओजोन गैस का जो प्रिपरेशन है वो थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है। रीजन यहाँ पे ये है कि इसके लिए हमें हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। और ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है ना, ओजोन का डिकम्पोजिशन नेचर इसको फेवर करता है। नेचर फेवर करता है कि इसको ओजोन के डिकम्पोजिशन को। इसलिए अगर ओजोन गैस होती है तो वो पड़े पड़े ही डिकम्पोज हो जाती है किसके अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो ये अब पता चल गया होगा। सिंस द डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट। अगर ओजोन गैस का अगर हम देखो, अभी हमने बताया अगर ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करती है नेसेंट ऑक्सीजन से तो बनती है ओजोन गैस। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब अगर ओजोन गैस डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो नेचर ये वाला प्रोसेस फॉलो करता है, ओजोन गैस को किस में डिकम्पोज करवाता है, ऑक्सीजन गैस के अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन में। क्यों, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये वाला प्रोसेस नेचर के अंदर होता नहीं है। इसलिए ओजोन गैस की अगर हाई कंसंट्रेशन है तो वहाँ पे विस्फोट हो सकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये क्या करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब होगी, जब ओजोन गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन में, तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ओजोन गैस का जो प्रोसेस है ना, फॉर्मेशन वाला प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसलिए नेचर इसको फेवर नहीं करता है, ओजोन गैस के बनाने को नेचर फेवर नहीं करता है। ये सारा लिखा हुआ है। एंड द इंक्रीज इन द एंट्रोपी, मतलब जब ओजोन गैस किसके अंदर कन्वर्ट होती है, ऑक्सीजन गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है और साथ में डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, री इन्फोर्मेंस, ये करते हैं दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं, दोनों इफेक्ट एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। इस वजह से रिजल्टिंग क्या होती है, लार्ज अमाउंट में गिब्स फ्री एनर्जी निकलती है और इस वजह से ये क्या होती है, ओजोन गैस पड़े पड़े ही ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये लिखा हुआ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव। बहुत ज्यादा इसमें ये हार्मफुल हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई ओजोन गैस की तो वो पड़े पड़े क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलेगी। नेक्स्ट है, इट इज एक्ट एज ए, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है, and due to easy available of the nascent gas, it is act as a powerful ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपने पढ़ा था क्योंकि ये क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लायर है। ओजोन गैस है ना, ओजोन गैस किसके अंदर कन्वर्ट होती है, ऑक्सीजन गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन। इस वजह से ऑक्सीजन गैस को क्या माना जाता है, ओजोन गैस को क्या माना जाता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज करवा देती है एलिमेंट्स का। जैसे ये कंपाउंड है PbS, की रिएक्शन अगर ओजोन से करवाते हैं तो PbSO4 बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसी टाइप से ये आयोडाइड, आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम ओजोन से करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास में हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है और साथ में आयोडीन मिलती है। ये क्या करता है, ये एस्टिमेशन के लिए कामयाब है। अगर हमें ओजोन गैस का एस्टिमेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ओजोन गैस की रिएक्शन हम करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। ओजोन गैस की रिएक्शन करवानी है पोटेशियम आयोडाइड से और जिसका पीएच होता है 9.2। ठीक है, तो क्या निकलेगी हमारे पास में, आयोडीन लिबरेट होती है। अब ये आयोडीन है ना, इसका टाइट्रेशन किससे करवाते हैं हम, सोडियम थायोसल्फेट से करवाते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट